आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ लेकर प्रस्तुत हुई। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये जो पाठ है ये प्रदीप तिवारी जी ने लिखा है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा अध्याय के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। तो बच्चों, सिनेमा से आप लोग समझ गए होंगे, जो आप टीवी में देखते हैं वो सब कुछ सिनेमा में ही आता है। तो प्रदीप तिवारी जी ने इस अध्याय में सिनेमा जगत में आए परिवर्तनों के बारे में बताया है। आज से कई वर्षों पहले सिनेमा जगत में वो चीज नहीं थी जो आज सिनेमा जगत में आपको देखने को मिलता है। यानी कि प्रारंभ में मूक फिल्में, यानी कि बिना आवाज की पिक्चरें दिखाई जाती थी। सिनेमा दिखाया जाता था, उसमें आवाज नहीं होती थी, बिना आवाज के दिखाया जाता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और विकास हुआ, और परिवर्तन के साथ साथ चीजें बदली और सिनेमा जगत ने भी अपना एक नया परिवर्तन दिखाया। तो उस परिवर्तन में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ सिनेमा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यानी कि आपका जो पाठ का शीर्षक है वो यही कहता है कि परिवर्तन के तुरंत बाद ही सिनेमा जगत में बोलने वाली चीजें आने लगी। यानी कि बोलने वाली जो फिल्में होती हैं, बोलने वाले जो नाटक होते हैं, ये सारी चीजें दिखाई जाने लगी। तो इसमें भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपको बताया गया है कि भारतीय सिनेमा कैसे उजागर हुआ और कैसे इतिहास में यह आगे बढ़ा, इसको कैसे उजागर किया गया। तो ये जो आपका पाठ है इसमें सिनेमा के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताया है कि न बोलने वाली फिल्मों से कैसे बोलने वाला सिनेमा चला, कैसे उससे परिवर्तन हुआ। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। सवाक फिल्म मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म, यानी कि जो मूक फिल्में थी, जो न बोलने वाली फिल्म थी, जो बोलने वाली फिल्म उसकी जगह पर बनी, उसे सवाक फिल्म कहा जाता है। पटकथा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली जो कहानी होती है उसे पटकथा कहा जाता है। जो फिल्म के लिए जो कहानी लिखी जाती है उसको पटकथा कहा जाता है। संवाद का अर्थ होता है फिल्म में की जाने वाली जो बातचीत होती है उसे संवाद कहा जाता है। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से जो व्यक्ति गाता है, जो गाने वाला होता है, उसे पार्श्व गायक कहा जाता है, जो पर्दे के पीछे रह के गाने गाता है फिल्म के लिए। डिस्क फार्म रिकॉर्डिंग का एक रूप होता है। डिस्क फार्म किरदार अभिनेता जो उसमें भूमिका निभाता है, जिसका पूरा चरित्र होता है। खिताब उपाधि सम्मान। तो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। यानी कि उपयुक्त पैराग्राफ में बताया गया है कि जब बोलने वाली फिल्में नहीं बनी थी तो देश की जो सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, उसके पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी कि जो पहली फिल्म आलम आरा बनी, जो बोलने वाली फिल्म बनी, उससे पहले बोलने वाली फिल्में नहीं थी, लेकिन 14 मार्च 1931 के इतिहास में ये एक तारीख बन गया कि भारतीय सिनेमा में पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा बनी। इसी दिन
पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी कि पहली बार हमारे सिनेमा ने बोलना सीखा। हालांकि वह दौर ऐसा नहीं था, मूक फिल्मों की भी अपनी लोकप्रियता थी, लेकिन बोलती फिल्मों का यह नया दौर शुरू हो गया था। यानी कि 14 मार्च 1931 से हमारे देश में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो वोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं। यानी कि पहली बार आलम आरा बनाने वाली जो फिल्मकार थे वो अर्देशीर ईरानी थे। उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो वोट देखी। वहीं से उनके मन में भी एक बोलती फिल्म बनाने का विचार आया, तो उन्होंने उसी फिल्म के कुछ गाने अपनी इस फिल्म में ज्यों के त्यों लिए। तो इस प्रकार उनके मन में बोलती फिल्म बनाने का ये एक विचार जागा और इसी से जो सो वोट फिल्म उन्होंने देखी, इसी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने का विचार आया। नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है ये। यानी कि उस समय ना कोई गीतकार था, ना कोई संगीतकार था, कुछ भी नहीं था। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। यानी कि उस टाइम कोई संगीतकार या गीतकार नहीं हुआ करता था, तो अर्देशीर ने स्वयं गानों की धुन बनाई और स्वयं उनको अपने फिल्म में लिया। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आप देखते हैं कि वर्तमान में जो फिल्में बनाई जाती हैं उसमें संगीतकार बहुत से वाद्य यंत्रों का आजकल प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है, लेकिन उस समय महज 3 वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही इस्तेमाल उन्होंने आलम आरा फिल्म में किया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार का स्वतंत्र रूप से नाम नहीं डाला गया, क्योंकि उस टाइम जैसे आज आप देखते हैं कोई भी फिल्म अगर बनाई जाती है तो उसमें संगीतकार और गीतकार का पहले नाम डाला जाता है। तो इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी का अलग से नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में WM खान पहले गीतकार बने, जिन्होंने अपना पहला गाना दिया दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो ये उन्होंने पहला गाना इसमें दिया। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि डिस्क फॉर्म जो था उसमें फिल्मों का रिकॉर्ड किया जाता था, उसमें वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो मूक यानी कि मूक युग की जो नहीं बोलने वाली फिल्मों का युग था, उस टाइम दिन के प्रकाश में उनको शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का एक ज़रूरी हिस्सा बनी। यहीं से ये जो फिल्म में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई, यही कृत्रिम प्रकाश आगे जाके फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का एक ज़रूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की
कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। यानी कि आलम आरा ने भविष्य में आलम आरा के बाद कई ऐसी फिल्में आर्देशिर ने फिल्म भारतीय सिनेमा जगत को दिए। उन्होंने 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक यानी कि बोलने वाली जो फिल्में सवाक फिल्में हैं वो बनाई। और आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। यानी कि उन्होंने फिल्म जगत को बहुत सारी फिल्में ऐसी दी जो मूक भी थी और सवाक भी थी। नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठुल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। यानी कि सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक यानी कि सबसे ज़्यादा सम्मान उन्होंने पाया था वो स्टार थे जुबेदा और विट्ठल। यानी कि इन दोनों ने उस टाइम स्टार के रूप में बहुत सारी ऐसी सम्मान पाया था। उनके चयन को लेकर भी एक हिस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। विट्ठल जो थे वो उर्दू बोलने में उन्हें थोड़ी मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने इस पर मुकदमा कर दिया। यानी कि इसमें से जो विट्ठल थे उनको थोड़ा उर्दू बोलने में परेशानी होती थी तो उन्हें हटा दिया गया, जिससे कि उनकी जगह पर महबूब एक नया नायक रख दिया गया, जिससे कि वो नाराज़ हो गए और उन्होंने इन पर मुकदमा कर दिया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो इस प्रकार यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में आई और यहाँ से 8 सप्ताह तक देखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। पुलिस का नियंत्रण भी नहीं हो पाता था। तो इस तरह यह फिल्म उस समय इस फिल्म ने सिनेमा जगत में बहुत ज़्यादा धूम मचाई। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। आपने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा। उनका मुकदमा उस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने ही लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, सबसे बड़े वकीलों माने जाते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने और यहाँ से वह अपना ये मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म यानी कि आलम आरा के वह नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वी याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी कि जगदीश सेठी, याकूब, सोहराब मोदी, ये आलम आरा फिल्म से प्रकाशित हुए और यहीं से ये फिल्म उद्योग के एक प्रमुख स्तंभ मतलब एक प्रमुख खंभे के रूप में माने जाने लगे। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसे थे। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब
1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और इन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा जाने लगा। यानी कि 1956 में जब आलम आरा को 25 वर्ष पूरे हुए तो उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक यानी कि बोलने वाली फिल्मों का पिता कहा जाने लगा। कहा गया तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब उनको इस फिल्म जगत सवाक फिल्मों का पिता कहा जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत थी भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था। गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। ऐसे धीरे धीरे हिंदी उर्दू भाषाओं का भी महत्व बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे फिल्मों में उभरने लगी। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आम जीवन में जो जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें उभरने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ गया और धीरे धीरे जो इसमें अभिनय करते थे अभिनेता अभिनेत्रियाँ, जैसे आज आप देखते हैं कि कई अभिनेता प्रसिद्ध हैं, कई अभिनेत्रियाँ, तो उसी तरह धीरे धीरे इस दौर में अभिनेता और अभिनेत्री भी इस दौर में आगे बढ़े। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय हो गई। माधुरी नाम की एक फिल्म थी जिसमें सुलोचना नाम की नायिका ने एक हेयर स्टाइल बनाए थे। उस हेयर स्टाइल से औरतों में बहुत अधिक लोकप्रियता बढ़ी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। यानी कि आलम आरा हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में भी बहुत पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्बे को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो इस प्रकार उपयुक्त पाठ में प्रदीप तिवारी जी ने जब हमारे सिनेमा जगत में विकास हुआ यानी कि बोलने वाली फिल्मों का प्रचलन शुरू हुआ, उसका पूरा वर्णन यहाँ पर किया है कि किस प्रकार आर्देशिर ईरानी की उपलब्धियाँ सिनेमा जगत पर आज भी बहुत ही यादगार हैं। कैसे उन्होंने सिनेमा जगत को एक बोलने वाली फिल्म दी और किस प्रकार उन्हें आज भी सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है।